महापुरुषांना माझे त्रिवार वंदन। आज जे काय म्हणजे 20वे राष्ट्रीय साहित्य संमेलन जे आहे त्याचे उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी काय जास्त वेळ घेणार नाही आणि तसं बोलण्याची मला जास्त सवयही नाही, परंतु मी थोडंसं काही 2-4 पुस्तकं लिहिलेले आहेत की मी अमरावतीला सर्व्हिसला असताना काही विद्यार्थी म्हणायचे की बाबासाहेबांनी सर्व कामं चांगले केले पण त्यांनी म्हणजे राजकीय चळवळीत म्हणा की स्वातंत्र्याच्या चळवळीत म्हणजे भाग घेतला नाही। त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत मी एक पुस्तक लिहिलं होतं की भारतीय स्वातंत्र्य मिळविण्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सहभाग। आता येथे याचे विमोचन केलं होतं अध्यक्ष माननीय सदानंदजी फुलझेले सचिव आणि दीक्षाभूमी नागपूर विमोचन तत्कालीन खासदार माननीय रासू गवई यांच्या हस्ते। त्याच्यानंतर म्हणजे काही रजिस्टर्ड बौद्ध करतात आणि आम्हीच खरे बौद्ध म्हणतात उच्च वर्गाचे, तर त्याकरता आम्ही सारा भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न पुरे करता येईल कसे करता येईल हे सुद्धा पुस्तक लिहिलं। याचं म्हणजे अध्यक्ष होते CL थुल साहेब आणि SC/ST आयोगाचे महाराष्ट्र राज्याचे सदस्य, तर विमोचन तत्कालीन मंत्री माननीय डॉक्टर नितीन राऊत यांचे असते। त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यामध्ये भिक्खूमध्येच एक सूत्रता नाही किंवा उपासकामध्ये सुद्धा नाही किंवा उपासकामध्ये आणि भिक्खूमध्ये नाही, म्हणून मी 2 दिवसाचा चर्चासत्र आयोजित केला होता, निवासी चर्चासत्र भंडाऱ्याला, आणि त्याच्यामध्ये मग मी 52 मुद्द्यावरील भिक्खू संघाशी चर्चासत्र एक दिशा अशा प्रकारे एक पुस्तक लिहिलं। त्याच्यानंतर त्याचं विमोचन झालेलं होतं म्हणजे अध्यक्ष होते CL थुल साहेब आणि विमोचन केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले यांचे हस्ते। त्याच्यानंतर बौद्ध विवाह कायद्याविना धम्म हिंदुइझम होईल हे एक आता पुस्तक लिहिलेलं आहे। तसं मी काही साहित्यिक नाही पण ते विचार लिहिलेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये की म्हणजे बौद्ध विवाह कायद्याची आवश्यकता कशी आहे, त्याच्यानंतर जनगणनेमध्ये नोंद कशी करायची, आणि त्याच्यानंतर बौद्ध विद्यार्थ्यांनी किंवा बौद्धांनी म्हणजे आपले म्हणजे प्रमाणपत्र कसे शासनाला सादर करायचे किंवा शाळेत सादर करायचे, अशा प्रकारे मी 4 पुस्तकं लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। हे पुस्तकसुद्धा मी माननीय अनिल वैद्य साहेब यांना मी भेट देत आहे। तर मला इथे येऊन म्हणजे बोलवून माझा जो सत्कार केला, तर मी आयोजकांचे आणि माननीय अनिल कानेकर साहेबांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो, त्यांचे आभारसुद्धा मानतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवितो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि डायसच्या समोर प्रतिमेच्या रूपात उपस्थित सर्व महामानव यांना मी कोटी कोटी नमन करतो। आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विचार मंचावर उपस्थित मान्यवर मंडळी, माझ्यासमोर आपण सर्व बंधू भगिनी, मी सर्वांना सप्रेम जयभीम करतो। आज बहुजन प्रबोधन मंच यांच्या वतीनं इथं जो माझा सत्कार करण्यात आला त्याबद्दल मी कानेकर सर आणि त्यांची चमू या सर्वांचं आभार मानतो। परंतु हा माझा एकट्याचा सत्कार नाही, तर आपण सर्वांचा सत्कार आहे, माझ्या महाविद्यालयाचा सत्कार आहे असं मी मानतो। याचं कारण असं की मी हे जे कार्य केलं आहे, छोटीशी माझा प्रयत्न होता, त्या प्रयत्नामध्ये मला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या कुणी ना कोणीतरी सहकार्य केलं आहे, प्रेरणा दिली आहे, आणि त्यामुळे हा आपला सर्वांचा सत्कार आहे, सर्वांचा सन्मान आहे असं मी मानतो। ज्या विषयामध्ये मी शोधप्रबंध लिहिला आहे, अर्थात पाली विषयामध्ये मी लिहिलेला आहे, त्या विषयाचं नाव आहे थेरी गाथेतील महिला एक विवेचनात्मक अध्ययन। माझ्या मार्गदर्शक होत्या पाली विभाग प्रमुख डॉक्टर कला वासनिक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी यांनी मला अनमोल असं मार्गदर्शन केलं आहे। पाली साहित्य जर म्हटलं तर हे अमुक स्वरूपाचं आहे, फार विस्तृत आहे, आणि त्यामधील एक छोटासा कण घेऊन मी त्याच्यावर प्रयत्न केलेला आहे, लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामधील ते लिहिण्यामागची प्रेरणा मला बुद्धांकडूनच मिळालेली आहे, कारण जगात स्त्री शिक्षणाचे प्रथम पुरस्कर्ते म्हणून भगवान बुद्धांची गणना होते, आणि त्यामुळे स्त्रियांचा विषय निवडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे, त्याच्यावर मांडणी सुद्धा केलेली आहे।
आता थेरी गाथा म्हटलं तर एक प्रकारे भिक्षुनी. थेरी गाथा हा ग्रंथ पाली साहित्यातला एक छोटासा ग्रंथ आहे आणि त्यामध्ये 73 थेरींचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. अर्थात बुद्धपूर्व काळामध्ये ज्या स्त्रिया होत्या त्या कोणत्या स्वरूपाचं जीवन जगत होत्या, कारण त्यावेळेस खूप विषम परिस्थिती होती, दयनीय अवस्था होती, अज्ञान अंधकाराचे जीवन जगत होत्या, त्यांना बाहेर पाऊल टाकणं सुद्धा कठीण झालेलं होतं. अशा काळामध्ये जीवन जगत असताना त्या काळाला मागे सारून बुद्धाच्या धम्मामध्ये त्या विलीन झाल्यात, प्रवेशित झाल्यात आणि संघामध्ये सुद्धा प्रवेशित झाल्यात. अर्थात म्हणजे बुद्धपूर्व काळामध्ये त्यांनी कोणतं जीवन व्यतीत केलेलं आहे आणि बुद्धाच्या धम्मामध्ये प्रवेशित झाल्यानंतर त्यांनी कशा प्रकारे स्वतःचा उद्धार केलेला आहे, कसं स्वतःला समोर आणलेलं आहे, हे बुद्धाने त्या स्त्रियांनी अर्थात थेरींनी आपली स्वतःची आत्मगाथा, स्वतःची जीवनी मांडण्याचा प्रयत्न मी या छोट्याशा ग्रंथामधून करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अर्थात त्यावेळची परिस्थिती फार गहन होती, परंतु अलीकडे आधुनिक काळाकडे आपण जर लक्ष पुरवलं तर आजची स्त्री ही थोडीशी सुदृढ आहे. आधुनिक काळामध्ये वावरताना तिला सर्व प्रकारच्या सोयी सवलती मिळतात, परंतु त्यापूर्वी जी स्त्री होती बुद्धपूर्व काळातली तिला मात्र कुठल्याही प्रकारच्या सवलती नव्हत्या. अशा स्त्रियांना मात्र पुढे आणण्याचं कार्य बुद्धाच्या विचारातून मिळालेलं आहे. त्यांनी तो त्यांच्याकडून धडा घेतलेला आहे. मला सांगायचं एवढंच आहे की बुद्ध पूर्व काळामधली स्त्री जे जीवन जगत होती ते जीवन आपण आता जगत नाही, तरी परंतु ती स्त्री बुद्धाच्या विचाराने प्रवृत्त झालेली स्त्री, महिला थेरी ही अज्ञान अंधकारापासून बाहेर पडलेली आहे, त्या अरहत पदापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. त्यांनी संपूर्ण जीवन धम्माच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये व्यतीत केलं आहे आणि स्त्रियांचं जीवन सुद्धा घडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अलीकडच्या स्त्रीकडे जर आपण पाहिलं, त्यांनी शिक्षण घेतलेलं खूप काही केलेलं आहे, परंतु त्या मात्र अज्ञान अंधकारातून बाहेर पडलेल्या नाहीत. तेव्हा मला एवढंच सांगायचं आहे, त्या बुद्धपूर्व काळातील स्त्री जी बुद्धाच्या धम्मामध्ये प्रवेशित झाली, त्यांनी जे शिक्षण घेतलं आणि तो धम्म प्रसार करून स्त्रियांना उत्तेजित केलेला आहे, तशाच प्रकारची प्रेरणा आपण ह्या थेरी गाथेच्या माध्यमातून, माझ्या छोट्याशा ग्रंथाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळावी एवढा माझा प्रयत्न आहे. तेव्हा माझा प्रयत्न जेव्हापर्यंत आपण त्याच्या विचाराशी सहमत होणार नाही, ते स्वीकारणार नाही, तेव्हापर्यंत माझा हा प्रयत्न सफल झाला असं मी मान्य करू शकत नाही. माझा सत्कार काणेकर सरांनी केलेला आहे, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. माझे 2 शब्द आपण सर्व इथं लोकांनी ऐकून घेतलेले आहेत, त्याबद्दल आपला सर्वांचा आभार मानतो आणि मी माझ्या 2 शब्दांना इथंच पूर्णविराम देतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान. थँक्यू. सत्कार ज्यांचा करायचा होता त्या लोकांचा सत्कार झालेला आहे. पैकी एक व्यक्ती राहिलेली आहे, पंढरी मंगरूजी गजबे. ते जेव्हा केव्हा येतील तेव्हा त्यांचा सत्कार केला जाईल. आता ज्यांचा सत्कार झाला त्यांचं मनोगत पण झाले आणि आता आजच्या या पहिल्या चर्चासत्राचा जो विषय आहे, संविधान, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये या विषयावर मार्गदर्शनाला सुरुवात होईल. तर पहिल्यांदा या ठिकाणी आयुष्यमान संदेश भालेकरजी, ज्यांना आयुष्यमान आचार्य संदेश म्हणून ओळखलं जातं, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी येऊन जो आपला विषय आहे नागरिकत्व या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन करावं. महान कारुणिक तथागत बुद्ध, भारतीय राज्यघटना के शिल्पकार, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और इस देश के बहुजनों को मानवीय जीवन प्रदान करने वाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन तमाम महापुरुषों को मेरा विनम्र अभिवादन और भारतीय संविधान के निमित्त पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
जो पिछले 20 वर्षों से हमारे लोकप्रिय प्राध्यापक अनिल जी कानेकर जो संविधान साहित्य सम्मेलन आपके लाखानदुर में प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, उसकी 20वीं वर्षगांठ पर जो आज का यह कार्यक्रम हो रहा है, उस संविधान साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष सेंट्रल लॉ कॉलेज नागपुर के प्राचार्य राजन सर, मेरे साथ मंच पर उपस्थित हाईकोर्ट के सुविज्ञ अधिवक्ता अब्दुल बशीर साहब, जो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे सन्मित्र धम्मबंधु पवन मेश्राम जी, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मिलकर आयोजित किया है वे हमारे सभी कार्यकर्ता मित्रगण, जिनका सत्कार हुआ, वे सत्कार मूर्ति सुगन बोरकर जी, यशवंत शिंपोलकर सर, अजय राखुंडे जी, उद्धव रंगारी सर, और जिनके साथ हम यहाँ नागपुर तक आए इस कार्यक्रम के लिए, वे प्राध्यापिका इंजीनियर प्रिया मेश्राम मैडम, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों। जो विषय मुझे दिया गया है बड़े शॉर्ट नोटिस पर, पूरा विषय है संविधान, नागरिकत्व, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य। विषय अंग्रेजी में है कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें प्राध्यापक कानेकर साहब ने मुझको सिटीजनशिप को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। साथियों, विषय कानून का है और कानून से इस देश के लोगों को कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता, जबकि हम 24 घंटे ताउम्र कानून से ही बंधे होते हैं। हमारे पैर, हमारे पंख, हमारी आंख, हमारी पंचेंद्रिय, हमारा दिमाग, हमारी तमाम गतिविधियां, हमारी आजीविका, हमारा पूरा जीवन, हम रास्ते से कैसे चलें, बड़ी बारीक बारीक चीजें सब कानून से बनी हुई होती है। हम कानून से बंधे होते हैं। बावजूद इसके हम कानून के प्रति जितने अज्ञानी होते हैं, उतने शायद और किसी बात के प्रति अज्ञानी नहीं होते। हमें रूढ़ी, परंपराएं, विश्वास, अंधविश्वास, उनका परिपालन, उनका निर्वाह कैसे करना, यह अच्छी तरह मालूम होता है। लेकिन कानून हमारे लिए क्या करता है और हमने कानून के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस देश के अंदर में 100% अज्ञानता होती है। लिहाजा मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल राजन सर हो गए, अधिवक्ता अब्दुल बशीर साहब हो गए, मेश्राम साहब हो गए, इन जैसे लोगों को, जिनको दिन रात ये कहूं कि जिनकी उपजीविका कानून पर होती है, तो उन्हें तो कानून का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन सामान्य नागरिकों के लिए बड़ा निरस विषय है साथियों, और ऐसे विषय पर पता नहीं मैं कितना न्याय दे पाऊंगा। एक बात मैं आपको प्रारंभ में कह देना चाहूंगा कि आज की तारीख में यह विषय इतना गंभीर है कि पता नहीं, शायद कहीं ऐसा न हो कि आने वाले 8-10 सालों के अंदर, जो हमारा कोई दिल्ली का तानाशाह कहता है, मेरे 130 करोड़ देशवासियों, हर भाषण के अंदर में, तो आने वाले 8-10 सालों के अंदर में इस देश के 130 करोड़ में से कम 100 करोड़ लोगों को समंदर में डुबो दिए जाने वाला है। चूंकि फैसला नहीं कर पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कानून उन्होंने लाया है कि आप लोग भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, जिन्होंने 17 लोकसभाएं चुनकर दी, 2.5 दर्जन प्रधानमंत्री चुनकर के दिए, 20 राष्ट्रपति चुनकर के दिए, जिन नागरिकों ने चुनकर के दिए, आज दिल्ली में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि ये चुनकर देने वाले लोग ही इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये सवाल अभी आया है।
और इसलिए जब से आपको मालूम है 2014 के बाद जब से आसाम में नागरिकता को लेकर, एक प्रांत है आसाम, इस आसाम के अंदर में नागरिकता को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हुआ, तब से यह विषय एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। व्यक्ति और राज्य, इनके बीच कानूनन क्या संबंध होते, क्या अनुबंध होता है, वहां पर नागरिकता का विषय सामने आता है। और उसके दो सिद्धांत भारत में अब तक विद्यमान रहे। हमारी आपकी नागरिकता तय करने के बारे में एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं जस सोली का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जन्म के आधार पर आप जिस देश के अंदर में, जिस भूभाग में पैदा हुए होंगे, वहां की नागरिकता आपको दी जाती है, वहां के आप नागरिक होते हैं। यह जस सोली के सिद्धांत के ऊपर अब तक भारत के अंदर में यहां के नागरिकों को उनको नागरिकता दी गई। दूसरा सिद्धांत होता है जस सिग्नोनिस का सिद्धांत। यह रक्त संबंधों पर आधारित करता है कि यद्यपि आपका जन्म यहां नहीं हुआ होगा, फिर भी अगर आपके चाचे भतीजे, आपके परदादा, आपके कोई ग्रैंडफादर, फादर, आपके फादर के कोई पिताजी, कोई रिलेटिव्स, आपके ब्लड रिलेशन के लोग अगर इस भूभाग में रहते, इस देश में रहते हैं, तो उसके आधार पर भी आपको इस देश की नागरिकता दी जा सकती है। भारत में 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी का गठन किया गया और नागरिकता के लिए उन्होंने ये जो पहला सिद्धांत था जस सोली का सिद्धांत, अर्थात जन्म के आधार पर नागरिकता देने का सिद्धांत, इस सिद्धांत को मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में मान्यता दी और तब से भारत का नागरिक जन्म के आधार पर यहां का नागरिक माना जाता है। और यह विषय भी केंद्र की सूची में आता है। संविधान के अंदर में, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे उसके बाद में भी, संविधान के अंदर में जो उसकी कलमें हैं, धाराएं 5 से 11, ये 5 से 11 जो हमारी संविधान की कलमें हैं, ये भारतीय नागरिकता को विभिन्न श्रेणियों के अंदर में उसकी व्याख्याएं करती है, उसका वर्णन उसमें मिलता है। और धारा 11 जो है, इसके संबंध में संविधान के आर्टिकल 11 के मुताबिक पार्लियामेंट को संविधान के मुताबिक नागरिकता समय समय पर तय करने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए जाते हैं। और इसी के तहत 1955 में हमारा संविधान अमल में आया, 1950 में, 5 साल के बाद 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। और इस कानून के अंदर भी अब तक 4 बार इसके अंदर में सुधार किए गए। 1986 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में, ऐसे 4 बार इस कानून के अंदर में समय समय पर संशोधन किए गए। और इन्हीं अमेंडमेंट्स के चलते जन्म के आधार को कुछ सीमा तक मर्यादित कर दिया गया। पहले जो जन्म के आधार को प्रमुख माना जाता था, उस आधार को सीमित कर दिया गया और दूसरे सिद्धांत को लेकर के, दूसरे मापदंडों को भी लेकर के आपकी नागरिकता तय की जा सकती है। ऐसे अमेंडमेंट अब तक हमारी पार्लियामेंट ने 4 बार इसके अंदर में किए। और एक दूसरा कानून है जो इससे संलग्न है, उसको कहते हैं फॉरेनर्स एक्ट, विदेशी नागरिकों का कायदा, जो उस व्यक्ति पर जो भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसको अगर वो भारत में रहता है या भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो अपनी नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी ये फॉरेनर्स एक्ट उस व्यक्ति विशेष के ऊपर में सौंपता है। इसके आर्टिकल 5 में यह जो धारा संविधान में लाने की जो तारीख तय की थी, यह भारतीय नागरिकता का जो हमको ओहदा प्रदान करती है, इसको निवास के स्थान पर जन्म के बजाय वह व्यक्ति कितने वर्षों से भारत के अंदर में रह रहा है, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, और उसको इस कानून ने, फॉरेनर्स एक्ट ने 5 साल की मर्यादा रखी। अगर कोई फॉरेनर पिछले 5 सालों से अगर भारत में कंटिन्यूसली रहता है, तो उसको भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार यह कानून देता है, फॉरेनर्स एक्ट। आर्टिकल 6 के अंदर भी लिखा हुआ है, क्योंकि भारत को आजादी ही बंटवारे के बाद में मिली। जब संविधान बन रहा था तो बीच में ही भारत का बंटवारा हो गया और भारत के कई नागरिक पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान से कई लोग भारत के अंदर में आ गए। इसलिए आर्टिकल 6 के अंदर में प्रावधान किया कि भारत को आजादी मिलते हुए जो बंटवारा हुआ, उसी के कारण जो समस्याएं पैदा हुई,
नागरिकों की अदला बदली हुई तो एक तारीख तय कर दी गई 19 जुलाई 1949 कि इस तारीख के पहले जो भारत में आकर के बसा है उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है, एक नई डेडलाइन तैयार की गई कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद, तारीख ख्याल में रखिए, 1 मार्च 1900 और शब्द ख्याल में रखिए आप, मैं उस पर आने वाला हूं। जो लोग, शब्द क्या है कि दोज हु, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन बाद में फिर वापस आकर के भारत में बसे हैं, रीसेटल हुए हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह आर्टिकल 7 में लिखा है। आर्टिकल 8 कहता है कि वह नागरिक जो मूलतः भारतीय हैं लेकिन विदेशों में रहता है, लेकिन उसके पूर्वज भारत में कभी रहते थे और आज भी रह रहे हैं, वह इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के तहत भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति आज भी फॉरेन में रहता है लेकिन उसके कोई रिश्तेदार अगर यहां पर रहते हैं आज की तारीख में भी और वो नागरिकता अगर हासिल कर सकता है फॉरेन में रहते हुए भी, तो ये फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में उसकी कलमे है, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के तहत वह व्यक्ति भारत का नागरिक होने का दावा कर सकता है। उसके बाद 1986 में एक कानून बना, मतलब वो कानून के अंदर, नागरिकता के कानून के अंदर में सुधार किया गया और उसके द्वारा क्या कहा गया, एक नई, यानी बार बार तारीखें बदलती रही ना हमारे नागरिकता को लेकर के। 1986 के कानून में यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 जो आज का दिन है, आज की तारीख को या उसके बाद भारत में जिसका जन्म हुआ लेकिन 1 जुलाई 1987 तक, ख्याल में रखिए 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले तक जिनका भी जन्म भारत में हुआ है वे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। मतलब अगर कोई फॉरेनर भी आकर के उसका जन्म अगर भारत में होता है 1 जुलाई 1987 के पहले तक, वो भारत का नागरिक बन सकता है, कहलाया जा सकता है। लेकिन जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2003 तक, ये डेडलाइन फिर नहीं बनाई गई, इसके बीच 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2003 तक, इसके बीच में जिनका जन्म भारत में हुआ है वे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे, बशर्ते एक कंडीशन थी कि उनके माँ बाप में से कोई भी एक भारतीय व्यक्ति हो, पेरेंट्स जिसको कहते हैं, माँ या बाप में से। फिर उसके बाद में 2003 में और एक अमेंडमेंट आया, वो सुधार किया गया, वो ये कहता है कि जिनका जन्म 4 दिसंबर 2004 या उसके बाद 4 दिसंबर 2004, ये अभी भी की बात मैं कह रहा हूं, या उसके बाद भारत में हुआ है, उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके मां बाप दोनों भारतीय हो। पहले एक की बात थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, फिर दोनों पर बंधन डाला गया कि मां और बाप दोनों ही भारतीय होना चाहिए। उसके पेरेंट्स या तो एक अवैध रूप से आया हुआ भारतीय प्रवासी हो और एक भारतीय मूल का हो। पेरेंट्स में से एक अवैध प्रवासी बनकर के आया हो और एक भारतीय मूल का हो, मां या बाप में से, तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस सुधार ने ब्लड रिलेशन को और भी मर्यादित कर दिया। फिर वो कोई बोलेगा कि मेरे परदादा रहते थे, मेरे चाचा रहते थे, मेरे काका रहते थे, मेरे आका रहते थे, बोले वो नहीं, केवल पेरेंट्स के ऊपर में उसने इसको रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। अब तक ये 2003 तक जितने कानूनों का और जितने अमेंडमेंट्स का मैंने हवाला दिया, इन तमाम कानूनों में कहीं पर भी धर्म का उल्लेख नहीं है। आप ये बात ख्याल में रखिए। व्यक्ति, जो व्यक्ति, हर कानून के अंदर में कहा गया है, जो व्यक्ति यहां रहता हो, जो व्यक्ति फॉरेन में रहता हो, जिस व्यक्ति के मां बाप यहां रहते हो, उसको धर्म का लबादा कभी भी पहनाया नहीं गया। लेकिन 2014 के अंदर में जो CAA का कानून लाया गया और जिसका पहला प्रयोग आसाम के अंदर में किया गया, वो कानून क्या कहता है अब देखिए। यानी बात अड़चन की कहां पैदा हो रही है। अभी जो बिल आया और जिसका एक्ट बनाया गया, वो ये कहता है कि यह नागरिकता की बात सिर्फ 6 धर्मों के लोगों तक सीमित रहेगी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और उसमें भी और एक दूसरी कंडीशन डाल दी उन्होंने कि सिर्फ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए हुए
हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 धर्म के लोगों के लिए भारत की नागरिकता खुली रहेगी। मतलब इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा कोई अगर इंग्लैंड में रहता है, फ्रांस में रहता है, जर्मनी में रहता है, जापान में रहता है, यूरोप में रहता है, इटली में रहता है और भारत का नागरिक बनना चाहता है, उनके लिए यह कानून कोई व्याख्या नहीं करता है, कोई प्रावधान नहीं करता है। और धर्म को आधार बना करके एक कम्युनिटी को इस कानून ने टारगेट कर दिया और डेडलाइन दी है 14 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए इन 3 देशों में से 5 धर्मों के लोग जो 14 दिसंबर 2000 के पहले भारत में आए हुए हैं, वो यहां पर आने के 6 साल के बाद तक, यानी 14 से लेकर 20 तक। अब आप ख्याल में रखिए 2014 के लोकसभा के चुनाव, 2019 के लोकसभा के चुनाव, 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव, हर चुनाव को मद्देनजर रखकर ये कानून बनाए जा रहे हैं। दैट आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली एंड क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी हर चुनाव में क्या पैंतरेबाजी की जाएगी कि एक विशिष्ट कौम को भारत के संपूर्णता से, उसकी राजनीति से, उसके परिप्रेक्ष्य में से कैसे आउटकास्ट किया जा सकता है, कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है, कैसे कॉर्नराइज किया जा सकता है। यह स्ट्रेटेजी हर 5 साल के चुनाव को लेकर के मद्देनजर रख करके कानून के अंदर में इस प्रकार के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में इस प्रकार के ये बदलाव करने की कोशिशें चल रही है। अब इसकी पहली प्रयोगशाला आसाम के अंदर में हुई और जब आसाम के अंदर में इसका प्रयोग हुआ तो उसका जम करके आसाम के अंदर में उतना ही विरोध भी किया गया, क्योंकि डर यह था कि आसाम के अंदर अगर इस कानून को अमल में लाया जाता है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या विशेष करके बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश के लोगों के लिए अगर यह कानून अमल में लाया जाता है तो वहां से बेशुमार हिंदुओं की संख्या आसाम के अंदर में बढ़ जाएगी। यह डर वहां के आसाम के नागरिकों को और वहां के लोकल सिटीजन्स को होने लगा और इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई यह तो कानून धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो इसको हम अमल में लाने नहीं देंगे। बावजूद इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्टेटरशिप करके इस कानून को जबरदस्ती आसाम के ऊपर में थोपा और उसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें और भी खुली छूट देने के लिए पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट, इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन को भी उन्होंने शिथिल कर दिया, कुछ कंडीशंस को रद्द कर दिया। अब इसका विरोध आसाम के लोगों ने क्यों किया? उनका यह कहना था कि इसके पहले 2014 का कानून बनाने के पहले 1985 में आसाम एकॉर्ड एक्ट बनाया गया था और वो एक्ट ये इसलिए बनाया गया था कि आसाम के अंदर में इलीगल माइग्रेंट्स लोग जो आकर के रह रहे हैं उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छा इरादा था, कोई गलत बात नहीं थी। जो आज की केंद्र सरकार करना चाहती वो बात तो आसाम के इस आसाम एकॉर्ड एक्ट ने 1985 में कानून बना लिया था कि इलीगल माइग्रेंट्स लोगों को भारत के अंदर में और आसाम के अंदर में आकर रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। राजीव गांधी की सरकार ने और आसाम के नागरिकों के बीच यह कानून बनाया था, यह एकॉर्ड बनाया था और इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन फॉरेन से आने वाले लोगों के ऊपर में लगाई गई थी और उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई थी। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनके लिए, आसाम के नागरिकों के लिए कानून बनाया गया था कि 1 जनवरी 1966 के पहले, डेडलाइन एकॉर्ड एक्ट ये बनाई गई थी कि 1 जनवरी 1966 के पहले जो लोग आसाम में आकर के बस गए हैं उन सभी को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1 जनवरी 1966 के बाद आने वाले व्यक्ति को आसाम में भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक और डेडलाइन बदल दी गई। उसके बाद 25 मार्च 1971 के पहले डेडलाइन को और नीचे लाया गया। 25 मार्च 1971 के पहले आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10 साल के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी 25 मार्च 1971 में जो आदमी आसाम में आया होगा तो आसाम एकॉर्ड एक्ट कहता है कि 1981 में, मतलब 10 साल के बाद उसको आसाम की और भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात ये 10 साल तक उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा और तब तक उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा, वो अलग कैंप में रखे जाएंगे, वोटिंग का अधिकार उनको नहीं होगा। अब उनकी पहचान जो है
वो ट्रिब्यूनल्स के द्वारा करवाई जाएगी। ये कानून जो अभी लाया है उन्होंने, और क्या हुआ है कि ये जो ट्रिब्यूनल बनाई जाती है हमारी और आपकी नागरिकता तय करने वाली, ये ट्रिब्यूनल कोई जुडिशियरी नहीं है, कोई कानूनन वो ऑर्गन नहीं है भारत का जैसे न्यायपालिका के जैसा। ये एक लोकल क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है जो अर्ध कानूनी व्यवस्था निर्माण की है इन्होंने। जैसे एसडीओ बीडीओ को पावर दे दी है और कहा कि भाई तुम लोगों की नागरिकता तय करते बैठो, और इसके अंदर में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स किया जाता है। तो एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, उसको कह दिया कि तुम इन लोगों की नागरिकता तय करो, और उसके लिए IMDT का यह प्रावधान बनाया गया, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स। अब ये ट्रिब्यूनल क्या करेगी, उसके ऊपर कोई जुडिशरी का अंकुश नहीं, उसके ऊपर में कोई गवर्नमेंट का अंकुश नहीं, उसको गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं देना है, और उसके निर्णय को कोई भी कोर्ट के अंदर में जाकर के कोई नागरिक चैलेंज नहीं कर सकेगा। अब ये जुडिशरी ने क्या करिश्मा किया, इस कानून के चलते इसको इंप्लीमेंटेशन करने में जो दिक्कतें सामने आने लगी, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस कानून को निरस्त कर दिया। उसने कहा ऐसी क्वासी जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हम किसी की नागरिकता को तय नहीं कर सकते, इससे बहुत इसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। अब ये जो फॉरेनर्स एक्ट का जो आर्टिकल थे 3, 4, 5 जो मैंने गिनवाया, उसमें आर्टिकल 6 के अंदर में अमेंडमेंट की गई, और 6A के अंदर में उसकी वैधानिकता जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक समिति बनाई गई। वो समिति का जो निर्णय है वो आज भी प्रलंबित है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट को, इस एक्ट को लेकर के अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। और इसके लिए क्या कारण है कि इसके पहले आसाम सम्मिलित महासंघ बनाया गया था। आसाम के अंदर में 1971 में जो कट ऑफ डेट उन्होंने रखी थी, वो थी उनका कहना था आसाम के लोगों का कि नागरिकता को तय करने के लिए जो कट ऑफ डेट है ये 1971 की बजाय 1951 की जाए, यानी संविधान बनने के 1 साल के बाद वो तारीख उसमें लागू की जानी चाहिए। लेकिन सेक्शन 6 जो है ये 1986 में उसके अंदर में घुसेड़ा गया, और उसके कहा गया कि हम इसको अभी 2014 के आधार के ऊपर में अब इसको डिटरमिन करना चाहेंगे, और अभी तक इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता नहीं दी है। और इसी के साथ एक तरफ सीए का डर तब तक नहीं था जब तक ये आसाम के अंदर में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डिसीजन बदल दिया और डिक्लेयर किया कि ये सीएए एक्ट जो है ये पूरे भारत के ऊपर में लागू होगा, उसका विरोध करना शुरू हुआ। तो उसके विरोध को टालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये नया कानून बनाया, और उस कानून को अमल में लाने का प्रयोग भी उन्होंने आसाम से ही शुरू किया। परिणाम क्या निकला कि अकेले आसाम के अंदर में ये जो ट्रिब्यूनल्स थी, जो मैंने कहा कि क्वासी जुडिशियल सिस्टम थी, ये ट्रिब्यूनल ने 1 साल के अंदर में 63,959 लोगों की नागरिकता उनको पूछे बगैर, उनको सुने बगैर, उनके डॉक्यूमेंट देखे बगैर रद्द कर दी। 63,959 नागरिकों की नागरिकता अपनी मर्जी में आया और कह दिया कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम आसाम के नागरिक नहीं हो। यह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का एक कमाल था। और फॉरेनर्स एक्ट 1946 का सेक्शन 9 ये गाइडलाइन देता है, उसके अंदर में वो भी एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक जब नागरिकों की नागरिकता तय करने की बारी आई तो आप देखेंगे कि अकेले आसाम के अंदर में 19 लाख नागरिकों को भारत के नागरिक मानने से इस कानून ने इनकार कर दिया। उसके अंदर में एक केस जिसकी पूरे देश के अंदर में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक उस महिला को जाना पड़ा। असम की जुबेदा बेगम उर्फ जुबेदा खातून, बक्सा जिला की वह महिला थी, और उस महिला ने यह ट्रिब्यूनल के सामने 15 डॉक्यूमेंट्स रखे थे अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्राइमरी सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, जो भी होगा 15 डॉक्यूमेंट्स। मुझे तो लगता है कि 15 नहीं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में 3 भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए।
होम मिनिस्टर के पास में 5 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए, लॉ मिनिस्टर के पास में 5 या 3 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। लेकिन इस महिला ने, जुबैदा बेगम, जुबैदा खातून मैडम ने 15 डॉक्यूमेंट्स इस ट्रिब्यूनल के सामने रखने के बावजूद भी वो ट्रिब्यूनल ने कहा कि नो, यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया। वो महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने कहा कि यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट तक वो महिला गई, उसको न्याय नहीं मिला। और इस घटना के कारण पूरे देश के अंदर में एक रिलीजियस माइनॉरिटी ऐसे खतरे में आ गई है साथियों कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या होंगे हम कह नहीं सकते, चूंकि इस्लाम के ही एक व्यक्ति मोहम्मद सनाउल्लाह जो मिलिट्री के अंदर में थे, इंडियन आर्मी के अंदर में थे, इसी कानून के तहत डिटेंशन कैंप में उस आदमी को रख दिया गया यह कह करके कि यू आर नॉट इंडियन सिटीजन। और एक मामूली क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, छोटा सा ऑफिसर है, कोई नायब तहसीलदार वगैरह, कोई बाबू वगैरह बना दिया जाता है और वो लोगों की पहचान करवाता है। और ऐसे तंत्रों के माध्यम से इतनी बड़ी कौम को आज ऐसे मुश्किल के अंदर में डाल दिया गया है साथियों। अब ये टेरर पूरे भारत के अंदर में ये दोनों कानूनों का, सीएए और एनआरसी को लेकर के क्यों पैदा किया जा रहा है? सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि यहां के रिलीजियस माइनॉरिटीज को वो दबाकर चलना चाहते हैं। ये किताब है मेरे हाथ के अंदर में, मैं ये किताब कई कार्यक्रमों में साथ में ले जाता हूं, एवरीडे कम्युनलिज्म इन उत्तर प्रदेश, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब है। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। मैं इस देश के होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में रोज ये किताब कहती है, कई अहरे गहरे नत्थु खैरे और साधु संत ने अंट संत बकवास नहीं लिखी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एविडेंस मेरे हाथ में है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में रोज कम से कम 25 से 30 मुसलमानों के मर्डर किए जाते हैं। कोई न्यूज नहीं है, कोई वर्तमान पत्रों में चर्चा नहीं है, कहीं कोई आवाज नहीं है, कहीं कोई मोर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। खामोशी के साथ एक कम्युनिटी को टारगेट बना करके भारत के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हिस्ट्री से और बैकग्राउंड से एक विशिष्ट कम्युनिटी को नाम निशा उसका मिटा देने के प्रयास आज यूपी के अंदर में चल रहे हैं। किताब उसकी साक्षी है। और यह प्रयोग अगर आज उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल हो गया तो यह कल पूरे भारत में होने वाला है। और यह अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में हो गया तो बाकी के लोगों को तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। बौद्धों को, सिखों को, पारसियों को, जैनों को धीरे धीरे सबकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। और इसलिए साथियों ये नहीं होना चाहिए। अभी आपके चेहरे पर जो मास्क लगाए गए ना, इसको मैं मुस्कटदाबी कहता हूं। ये शेयर पॉलिटिक्स है। अरे हमने तो टीबी और कैंसर के और क्या कहते हैं अपना वो मलेरिया और वो प्लेग, क्या क्या महामारी इस देश ने नहीं देखी। लेकिन किसी भी बीमारी को लेकर के मीडिया के द्वारा 24 घंटे लोगों के दिल दिमाग के अंदर में इतना वहम, इतना डर पैदा करने का करिश्मा मैंने मेरे जिंदगी के 71 सालों के अंदर में मैंने आज तक कभी नहीं देखा साथियों। एक बीमारी का बहाना बनाकर इस देश के 130 करोड़ लोगों का दमन किया जा रहा है, वैचारिक दमन किया जा रहा है, उनके मूलभूत अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। यह मुस्कटदाबी है साथियों, जिसको कायम करने के लिए यूएपीए का कानून बनाया गया, आर्म्स एक्ट बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जबरदस्ती करके धारा 370 को जबरदस्ती लादा गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राजन सर बताएंगे मेरे बाद में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा हुआ है कि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली ये प्रस्ताव पारित नहीं करती कि हमको संघ राज्य में विलीन होना है, तब तक संघ राज्य उनके ऊपर में दादागिरी नहीं चला सकता। लेकिन जबरदस्ती हर घर के अंदर में मिलिट्री के पहरेदार और बंदूकधारी खड़े करके तुमने कानून वहां पर लगाया और उसके लिए तुमने आर्म फोर्सेस एक्ट बनाया, यूएपीए का एक्ट बनाया, पब्लिक सेफ्टी का एक्ट बनाया और नेशनल सिक्योरिटी का एक्ट बनाया। और इन चारों कानूनों का आज दुरुपयोग करके भारत के अंदर में लोगों की अभिव्यक्ति, वैचारिक स्वतंत्रता को दिन रात उसका कत्लेआम किया जा रहा है साथियों। एक एक कम्युनिटी को निशाना बनाकर, एक एक व्यक्ति को निशाना बनाकर आसाम के अंदर में जो हुआ, अब पूरे देश के अंदर में उसको करने का यह करिश्मा चल रहा है। और जो भी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा उसका हश्र क्या होगा? आपका बोलना, आपने अगर बोला, आपने अगर लिखा, आपने कुछ भी किया, कोई एक्टिविटीज अगर की, तो ये चारों कानून यूएपीए, आर्म फोर्सेस एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये चारों कानूनों के तहत आपको कभी भी जेल के अंदर में
रफा दफा कर दिया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जा सकती है, उसका नीलाम किया जा सकता है और आपके पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदनाम किया जा सकता है। साथियों, इतनी बड़ी कोशिश इस देश के अंदर में ये 4 कानूनों के माध्यम से चल रही है और ये चारों कानूनों के तहत अब तक जिनके ऊपर में क्रिमिनल केसेस लगाई गई, जिनको जेलों के अंदर में ठूसा गया, उसमें 27% मामले देशद्रोह के ये आदिवासियों पर लगे हैं। 27% केसेस ऑफ सेडिशन एक्ट, 35% मामले एससी और दलितों पर लगे हैं, 27% आदिवासियों पर, 35% मामले एससी और दलितों के ऊपर और 47% मामले इस देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर में लगे हुए हैं। साथियों, और इस प्रकार से इस पूरे देश को आज, हमने तो ब्रिटिशों के राज में जलियांवाला बाग सुना था, आज कानून के माध्यम से पूरे देश को जलियांवाला बाग बनाया जा रहा है। साथियों, इतनी क्रूरता, निर्ममता और अमानवीयता के साथ ये तमाम कानून हमारे ऊपर में थोपे जा रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है साथियों कि आज ये सेडिशन लॉ के चलते, जबकि भारत का संविधान उसकी धारा 19(1) और 19(2) ये कहती है कि व्यक्ति को आजादी देता है, ये संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, विचारों की स्वतंत्रता देता है। धारा 19(2) ये कहता है कि उसके ऊपर में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रख करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इंडियन पिनल कोड की जो ये कलम है 124A, दो देशद्रोह की व्याख्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णयों के अंदर में कहा है कि 124A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) के तहत उसके मद्देनजर ही देखा जाना चाहिए, उसके अलावा नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान की धारा 14, 19 और 21, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स 14, 19 और 21, इनके दायरे में ही इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A को देखा जाना चाहिए, उसको अलग करके हम देशद्रोह की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बातें हमारे सामने स्पष्ट होने के बावजूद भी साथियों, आज 2018 के 31 दिसंबर को पुणे के अंदर में जो एल्गार परिषद हुई थी, जिसके अंदर में पूरे भारत के साहित्यकारों ने, विद्वानों ने शिरकत की थी, एक वैचारिक परिषद थी, बाकी कुछ नहीं था, किसी को मर्डर करने को कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन आज भी 2017 के 31 दिसंबर के एल्गार परिषद को लेकर आज भी जेल के अंदर में पूरे देश के हमारे 17 इंटेलेक्चुअल्स, कवि, साहित्यिक, लेखक, वकील, इनको जेल में रखा गया है और अब तक उनके खिलाफ में कोई चार्जशीट कि इन्होंने कैसे देशद्रोह किया, क्या किया इन लोगों ने, क्या कसूर है, अब तक भी उनकी चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई है। और विदाउट चार्जशीट के आज करीब 3 सालों से एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर सोमा सेन, महेश राउत, प्रोफेसर हनी बाबू, सुधीर धवड़े, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, जिनकी उम्र 81 वर्ष की है, जिनके हाथ पैर भी नहीं चलते, वरवरा राव, कवि वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, फादर स्टेन स्वामी, जिनकी 85 वर्ष की उम्र है, हरनोन गोंसाल्विस, अरुण फरेरा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर डॉक्टर साई बाबा और कबीर कला मंच के सागर गोखले, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप, ये तमाम लोग आज साहित्यिक है, कवि हैं, कलाकार हैं, लेखक है, चिंतक है, इन इंटेलेक्चुअल लोगों को आज जेल में रखा गया साथी। और दूसरे तरफ वो कोई साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर में आरोपी हैं, आज भी उसके ऊपर में केसेस चल रही हैं, लेकिन उसको वो आरोपी होने के बावजूद भी चुनाव में खड़ा किया जाता है, खासदार बनाया जाता है और खासदार बना करके पार्लियामेंट के 7 कमिटियों के अंदर उसको मेंबर बनाया जाता है, एक क्रिमिनल को। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने चीटी भी नहीं मारी होगी, अब तक सिद्ध नहीं किया गया, उन 17 लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, साहित्यकारों को जेल में रखा गया साथियों। ये आने वाले दिनों के अंदर में इस देश के नागरिकता के ऊपर में बहुत बड़ा संकट है और जिस दिन यहां की नागरिकता खत्म होगी तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला रिपब्लिक कंट्री भी विश्व के नकाशे पर नहीं रहेगा। इसलिए आज देश के प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सचेत रह करके हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी
हमें एक्शन में आना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं उन किसानों के, मजदूरों के आंदोलन को सलाम करता हूं बड़े आदर के साथ। जिन किसानों की ट्रैक्टर रैली निकली है, उस ट्रैक्टर रैली को मेरा सलाम है। क्यों? कि भारत की आजादी के अंदर इससे बड़ा आंदोलन कभी इन देश के नागरिकों ने नहीं किया और कभी होने वाला भी नहीं है। और मैं कहता हूं कि द फेल्यूर ऑफ किसान आंदोलन विल बी द फेल्यूर, ग्रेटेस्ट फेल्यूर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और अगर ये किसान आंदोलन जीतता है तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। और इसलिए भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस किसान आंदोलन को देश के कोने कोने से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आवाज बुलंद करके उस मोर्चे को मजबूत करना चाहिए, सक्सेसफुल करना चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बड़े प्रेम और शांति से आपने मुझे सुना। जय भीम, जय भारत।